नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 9 में लगा निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो जो ये नाखून क्यों बढ़ते निबंध है, यह कल्पलता नाम निबंध संग्रह में संकलित है। तो जो कल्पलता निबंध संग्रह है, तो कभी एनटीए क्या होता है ये भी पूछ सकता है कि कल्पलता निबंध में कुल कितने निबंध संकलित हैं। तो इसमें क्योंकि ये नेट का पेपर है और कहीं से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, तो हमें आइए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कल्पलता निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध संकलित हैं। तो आइए 20 निबंधों के एक बार नोट कर लेते हैं। उसको नोट भी करते जाइएगा एक जगह और उसको एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि कभी कभी उसमें से एक ज़्यादा या कम दे देगा और बोलेगा कौन सा इसमें से नहीं है, या कौन से मतलब उसमें अलग दे देगा और बोलेगा कौन सा नहीं है। तो हमें 20 निबंध आने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा पर है आम फहर बौरा गए। तीसरे नंबर पर है सीरीज के फूल। चौथे नंबर पर है भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य। पांचवें नंबर पे है महात्मा के महाप्रयाण के बाद। छठे नंबर पर है ठाकुर जी के पटोर। और सातवें नंबर पर है संस्कृतियों का संगम। आठवें नंबर पर है समालोचक की डाक। और 9वें नंबर पर है महिलाओं की लिखी कहानियां। और 10वें नंबर पर है केतु दर्शन। 11वें पर है ब्रह्मांड का विस्तार। 12वें पर है वह चल गया। 13वें पर है साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं। 14वें नंबर पर है हम क्या करें। 15वें नंबर पर है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। और 16वें नंबर पर है मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। और 17वें नंबर पर है आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है। 18वें नंबर पर है समस्याओं का सबसे बड़ा हल। और 19वें नंबर पर है साहित्य का नया कदम। और 20वें नंबर पर है जो अंतिम निबंध है वो है आदिकाल के अंतः प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। तो ये हमारे 20 निबंध हो गए हैं। अब ये 20 निबंध हमें एक नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महावीर प्रसाद जी के ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये निबंध संग्रह है, वो निबंध है जो इनके कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। तो आइए अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। हम निबंध पढ़ते समय जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि पंक्तियों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लेता है कि यह पंक्ति किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो उनको नोट भी करते हुए चलिएगा। आइए अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, उनको नोट करते हुए भी चलिएगा। तो आइए अब चलते हैं निबंध की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब यह उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हर तीसरे दिन नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर इन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर इन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस प्रकार बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर नीलज अपराधी की भार फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर इतनी
व्यय क्यों? व्यय मतलब एक व्यय को निर्लज्ज बताया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर व्यय की उपाधि दी गई है नाखूनों को। इन कुछ लाख ही वर्ष की बात है, जब मानुष जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। ये आदिकाल, जब मतलब बहुत पूरा पाषाण काल में, जब जंगलों में मनुष्य रहते थे, ऐसा बताया जाता है कि पहले मानुष मतलब बंदर के होता था मनुष्य, उसके पूंछ भी होती थी, वो जंगल में कच्चा मांस खाता था, तब की बात कर रहे हैं। असल में वही इनके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून के लिए आवश्यक अंग था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उसने हड्डियों के हथियार बनाए। किसके हथियार बनाए? हड्डियों के। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था और मानुष और आगे बढ़ा, उसने धातुओं के हथियार बनाए। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया है, इसको नोट करते जाइएगा। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र हैं, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मानुष के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मानुष के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्य के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया है, नोट करते जाइएगा। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयान ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा। यहाँ तक यह सबको मालूम है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये नोट करते जाइएगा। जितना मैं अंडरलाइन कर दूँ वो नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। नगधर मानुष अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंतावलंबी जीव हो, पशुओं के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर दिया है। ततः किम, अब ततः किम मतलब वह क्या है। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जलाया जा रही है, और मनुष्य है कि ततः किम मतलब वह क्या है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ
कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े वर्ष लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह आज भी मनुष्य को जिलाया जा रही है और मनुष्य है कि वह आज भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वे कमबख्त रोष बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए या उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही समय हुआ है, या तो उसका नवीनतम रूप है। मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी व्रत के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल वर्ष पूर्व मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र, अब ये इंपॉर्टेंट है, वात्स्यायन के कामसूत्र की चर्चा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में की गई है। से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, ये सब नोट करते जाइएगा। त्रिकोण है, वर्तुलाकार है, चंद्राकार है, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों ने न जाने किस काम आया करते थे। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसको सिक्थक मतलब मोम को कहा गया है, और अलतक मतलब आलता जो पैर में लगाया जाता है, से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। अब ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ के लोग बड़े नखों को पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिण लोग छोटे नखों को। कहाँ के लोग छोटे और कहाँ के लोग बड़े नखों को पसंद करते थे, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी व्रत की और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मानवोचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राण विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियां रह गई हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। तो शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने अपने काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा और दांत का दोबारा उठना तीसरा। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात वृत्तियां तो अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्तियां पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी
पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ाने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसके मानुषता की निशानी, और यद्यप पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मानुष्यता की विरोधनी है। ये इतने इंपॉर्टेंट लाइन है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मानुष्यता की विरोधनी है, इंपॉर्टेंट है। मेरा मन अछूता है। किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर, मानुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्या? भारतीय भाषाओं से इम्पोर्टेंट है। भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है आधीनता या किसी आधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंड कह सकते हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को आधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है हमारी समूची परंपरा की अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राण विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, इम्पोर्टेंट है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। यह कोई नौसिखिए नहीं, नौसिखिए मतलब किसी विषय को सीख रहे नए लोग जो सीखते हैं उनको नौसिखिए बोलते हैं, नहीं तो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित मतलब सुरक्षित छोड़ दिए गए हों। अपनी परंपरा के महिमामयी उत्तराधिकारी विपुल मतलब अधिक मात्रा में, और संस्कार उज्ज्वल मतलब उजला हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने को प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त में आज भी आधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधनों को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर आपके द्वारा लगाए हुए बंधन सारी हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह अब समय वांछनीय नहीं होता। हमारे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मानुष का आदर्श नहीं बन सकती।
परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपनी सर्वस्व खो दें। सर्वस्व मतलब सब कुछ। सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा है, अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कालिदास ने क्या कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना नोट कर लीजिएगा। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हिकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व भंडार में वह वस्तु हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक पाई जाती हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं कि फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना और सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बार उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त जातियां इस देश में आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं और प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है लाइन। सभ्यता की नाना पीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक समान धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों से तात्पर्य यहाँ पर जात व्यवस्था से है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होते हैं वहाँ से, और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी हो। वह है अपने ही बंधनों में अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित मतलब होता है प्रकट बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदेश नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अभिवेकी को बुरा समझता है और मन वचन और शरीर में किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और आक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। अब ये पंक्तियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। क्या है? एतद् त्रित्रयम् श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत और निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधम एवचा। ये इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, नोट करते जाइएगा। और अन्यथ इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम बुद्ध ने ठीक कहा था कि मनुष्य, अभी इम्पोर्टेंट है गौतम बुद्ध की पंक्ति, कि मनुष्य ही मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोध जो है, आक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य है कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक बनाता है, ठीक है। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वस्व आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ,
एक बूढ़ा कहता है, अब एक बूढ़ा कौन है यहाँ पे? महात्मा गांधी जी का जिक्र है। एक बूढ़ा कौन है? गांधी जी। एक बूढ़ा कहता है, बाहर भीतर की ओर देखो, अहिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। ये इम्पोर्टेंट लाइन है महात्मा गांधी की, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है। क्या उसने कहा? कि प्रेम भी बड़ी चीज़ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह हमारे भीतर है, उच्च संस्था पस की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई, आदमी के खून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। कोई ऐसा दिन आ सकता है कि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणा शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों से को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन से रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का दायित्व है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर। मनुष्य मरणा शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य में उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरित्रार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहीं पर यह निबंध समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।